हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया कि जो मेंसुरेशन 3D की सारी शेप्स हैं उनके बारे में समझा, वो कैसे बनती हैं, उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले उनके बारे में हमें जानने थे वो सब हमने जाना है। जो भी अपनी बेसिक शेप्स हैं, इन शेप्स को काट के या थोड़ी सी और मिसलेनियस शेप्स हैं उनके बारे में बाद में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, बिकॉज क्यूबॉइड और क्यूब एक जैसी ही चीजें हैं। एक क्यूब जो है वो एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है ना, पहले ही मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। तो अगर किसी बच्चे को ये लगे, आप में से किसी को कभी समझ में ना आए, बिकॉज मेंसुरेशन 3D है तो कई लोगों को 3D की चीज़ें इतने इजीली विजुअलाइज नहीं होती, तो आप बस कोशिश करो और साथ में बने रहो। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा देन आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ आ गया, तब तक आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, बस बने रहना है। आपका सिर्फ काम यह है कि समझने की कोशिश करना, साथ के साथ जितने क्वेश्चन हो सकें उनको करने की कोशिश करना, और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। स्टार्ट करें भाई, चलिए जी। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक बार ये सारे फॉर्मूले अभी आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे डायगोनल पूछूं तो डायरेक्टली पता होना चाहिए, निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम पता होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए। बट अगर आप इतना भी सोच पा रहे हो, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके आगे ये क्यूब वाले सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। क्यूब जो है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होता है, इसकी एज होती है। ये क्यूब की एज बोलते हैं, क्यूब की कोर, क्यूब की भुजा, घन की भुजा। ठीक है भाई, क्लियर है ये सारे। तो अब मैं स्टार्ट करूं, तो अब मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि सिर्फ इनके ही नहीं, आपको जितने ही फॉर्मूले मैंने पहले बताए वो सारे आते हैं। तो जब भी रिवीजन करने का मौका मिले हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो को पॉज करके जितने भी फिगर्स के बारे में बताया था एक बार फिर से आप लिख सकते हो, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, और उसके बाद आप मैच कर सकते हो कौन कौन से आपने नहीं लिखे, क्या क्या चीज़ें आप भूल गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इन्हीं दो के बारे में करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग पर इनके फॉर्मूला को रटने का प्रेशर ना हो, क्वेश्चन की सिचुएशन को समझने का तो हम दिमाग लगाएंगे। एटलीस्ट ये ना हो कि आपको फॉर्मूले ही नहीं आते, फिर क्या फ़ायदा। तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं, ईजी भी हम, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैंने इस तरीके से बताए हैं कि याद ही हो गए होंगे। तो आगे बढ़ जाऊँ फिर, चलो जी एक एक करके इन क्वेश्चंस को करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a², 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूब के 6 फेसिस होते हैं टोटल, और हर एक फेस एक स्क्वायर जैसा होता है, तो 6a² दैट इज इक्वल टू 1724। तो भाई 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 9 54, देयर फॉर a इज इक्वल टू 17। अब ये पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होएगा भाई 49 और एंड में 3 आएगा तो 4913। 17 का क्यूब कैसे आपने रट के रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। 17 का जो क्यूब है, एक तो यूनिट डिजिट देखो, 7 का क्यूब क्या होगा 343, 7 का क्यूब इज 343 आपको पता है, तो यूनिट डिजिट तो 3 आएगा आपको पता है। उसके बाद ये जो 7 का स्क्वायर है ना वो भी आता है इसमें, मैं रटने की टेक्निक बता रहा हूँ। 7 का स्क्वायर भी आता है इसमें, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो दोनों यूज होती हैं। 7 का तो स्क्वायर आ गया और ये एक एज इट इज यहाँ पर आ जाता है, और ये यूनिट डिजिट है। आगे से आप भूलोगे नहीं, 17 के अंदर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 जो है वो यूज होता है 17 के क्यूब में, 49 भी दिखता है। रटने की टेक्निक बता रहा हूं। और ये 1 भी, 7 और 1 दोनों यूज होते हैं। ठीक है,
आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 का क्यूब 7 की पावर 3 करके यहाँ लिख दिया, फिर 1 की पावर 3 करके यहाँ लिख दिया, फिर इस 3 को भी लिख दिया। ठीक, ऐसे तो हम कर ही सकते हैं 289 इंटू 17, बट देखकर पहचान जाओगे आगे से। आगे बढ़ जाओ, ये बताओ, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज दिस, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 81√3, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6a²। ओके जी। तो अगर आपने ए की वैल्यू निकालनी है, हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा, हम इसको तोड़ लेंगे, इसमें से एक 3 निकाल के अलग से इधर देंगे, ठीक है, और इधर आ जाएगा जी 27, 27 तो ये कैसी होता है, इसमें से एक 3 निकालोगे, ताकि अगर आप इसका क्यूब रूट करने लगो तो 3√3 का क्यूब रूट होता है √3, और जो भी बचा है फिर उसका क्यूब रूट कर देंगे, 27 का क्यूब रूट है 3, इससे ये आएगा और इससे ये आएगा। अगर यहाँ पर √2 होता तो मैं यहाँ से एक 2 निकालता, ताकि 2√2 का क्यूब रूट में √2 लिख पाऊँ। ए इज इक्वल टू दिस, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a², यानी कि 6 इंटू इसका स्क्वायर, 3 3 होती है 27, तो 7 छिक्के 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। ठीक है भाई, आसान चल रही है अभी तक गड्डी, आगे बढ़ जाए। बताओ, मेरे बताने से पहले ट्राई करोगे आप ये सब? इसका उत्तर है जी, इसने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, 6 इंटू 486 उत्तर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो याद रह जाएगी तो ठीक है, नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड दिस दिस एंड दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। तो 3 क्यूब्स को पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया है। तो अगर 3 चीज़ों को पिघलाकर आपने एक नई चीज़ बनाई है, तो इन चीज़ों को जिनको पिघलाया है, इनके अंदर कुछ मान लो लोहा था, आयरन था, इनके अंदर कुछ लोहा था, इन सब का लोहा मिलकर एक नई चीज बनी है। इनके अंदर कितना कितना लोहा था ये कैसे पता लगेगा? वो डिपेंड करता है कि इनका वॉल्यूम कितना था, लोहा कितना था, ये चीज हमें पता लगती है कि इनका वॉल्यूम कितना था। तो जो अगर हमने कुछ चीजें पिघलाकर एक नई चीज बना दी, तो ये जो 3 चीजें हैं जो हमने पिघलाई है, इनका वॉल्यूम और नई चीज का वॉल्यूम सेम होगा। जैसे मान लो ये सारी चीजें मोम के बने होते, वैक्स के, 3 छोटे छोटे क्यूब होते वैक्स के हैं, ये 3 छोटे छोटे क्यूब हैं वैक्स के। और कोई इनको पिघलाकर एक बड़ा सा क्यूब बना रहा है। इन तीनों के अंदर जितना भी मोम होगा उसको जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो मोम है वो आएगा, यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। यानी कि पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, जिसकी साइड 1 है, 1 का क्यूब 1। दूसरे वाले क्यूब का क्या वॉल्यूम होगा, 6 का क्यूब 216। तीसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम 8 का क्यूब 512। 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729। तो ये इस क्यूब का वॉल्यूम है, यानी कि दिस इज इक्वल टू, इस क्यूब की साइड अगर ए है तो ए क्यूब, तो ए इज इक्वल टू 9। अगर ए की वैल्यू 9 है तो उसने हमसे पूछा है इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6a²। तो 6a² इज इक्वल टू 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 कम 6 6 8 48, 486। ये मेरे को a इज इक्वल टू 9 जल्दी मिल गया था। मैं आपको कुछ याद कराने के लिए बोल रहा था ना, बताता हूँ। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ना, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की क्या खासियत है, मुझे एक बात बताओ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ये खासियत है कि भैया 3 ऐसे नंबर हैं जो तीनों के तीनों इंटीजर हैं, और उनमें से 2 का स्क्वायर एक तीसरे के बराबर है। होने को तो ऐसा भी है ना कि 2.5 का स्क्वायर और 5.3 का स्क्वायर भी किसी न किसी चीज के स्क्वायर के बराबर तो होगा ही। भाई इन दोनों के स्क्वायर को करके जोड़ोगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की खासियत है ये तीनों इंटीजर्स हैं, तीनों इंटीजर्स, उनकी ये ब्यूटी है। तो ऐसे ही अगर आपके पास क्यूब हैं जिनकी साइड है 3 4 और 5, अगर आप इनको पिघलाकर एक नया क्यूब बनाओगे तो उसकी साइड हो जाएगी, इनको पिघलाकर बनाओगे तो 6।
यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। और 3 4 5 छोटे से छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3 4 5 6। सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैंने ये देखा कि एग्जामिनर इन वैल्यूज को बार बार यूज कर रहा है। ऐसी बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं है जिनका क्यूब तीनों का क्यूब करके किसी इंटीजर का क्यूब आ रहा हो। तो अगर आपको याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये तो कर ही लोगे एग्जाम में, ठीक है। और एक ये है 1 6 8, 1 6 8, इससे बन रहा है 8 और 1 9। मैंने ये 2 बार बार देखे, होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चीज ये यूज करता है क्यूब्स के अंदर, क्योंकि क्यूब एक रेगुलर फिगर है, ठीक है, सारी एजेस बराबर हैं। और एग्जैक्टली सेम काम ये कर सकता है सफियर्स के अंदर। तो ज्यादातर ये सफियर के अंदर करता है, गोले के अंदर करता है। 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया है, उसका रेडियस बताओ। तो अगर उन तीनों के रेडियस 3 4 5 बताए, इनको पिघलाकर बनाया है, तो अगले का रेडियस 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक, हम नॉर्मली कर लेंगे। तो एटलीस्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये तो याद रह जाए, 1 6 8 को मारो गोली, एटलीस्ट ये तो याद रह जाए। क्योंकि 3 4 5 छोटे से छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसी के बहाने याद कर लो, स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये कैसी चीज़ है, एक्स्ट्रा है, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इसी के बहाने मैंने जब देखा 1 6 और 8, तो मुझे पता 8 और 1 9, तो इनको मिला के 9 वाला, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, इसलिए मैं मार्क कर रहा था। आगे बढ़ूँ, इसको याद करना कोई कंपल्सन नहीं है। द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 147। तो फ्लोर का एरिया, तो क्यूबिकल रूम का फ्लोर कैसा होता है भाई? क्यूबिकल रूम का जो फ्लोर होता है वो एक स्क्वायर ही होता है। इसका एरिया है 147, तो यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 147, ठीक है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, तो लंबी से लंबी रोड, यानी कि डायगोनल की लंबाई पूछ रहा है, तो डायगोनल की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई होती है √3a। ये हमने बताना है, अपने पास ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है 21 इंटू 7, ठीक है, यानी कि 7 इंटू 3। तो अगर आप इसको अंडर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 7√3। हमें बताना है √3a, यानी कि 7√3 इंटू में √3 बोले तो 21, ऑप्शन सी, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे भी ले सकता था, एरिया 64 है तो साइड 8 आ गई, 8√3, लेकिन थोड़ी मोटी कैलकुलेशन भी करवा दूं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बताओ। मेंटली कर लोगे इसे, मेंटली। बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेंटली भी कर सकते हो बिना कुछ लिखे भी। और एक बार ट्राई करो, अगर कुछ लिख भी दिया है तो एक बार ट्राई करो। ये बोल रहा है एक प्रिज्म है, ठीक है भैया। प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसका बेस भी वही हो और टॉप भी वही हो, ठीक है, जो बेस को रिपीट करके बनाई जाए, सेम साइज का, ठीक है। एज ए स्क्वायर बेस हुड साइड इज 8, तो एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस है ऐसे स्क्वायर, ठीक है, और इसकी साइड है 8, इसके ऊपर ऐसे सेम बेस रिपीट हो रहा है ऐसे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 80, तो इसकी जो हाइट है ये 80 है, और बेस 8 है, यानी कि 8/8 का एक स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है। द प्रिज्म इज कट इनटू 10 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 9 कट्स, तो 9 कट्स मार के 10 पार्ट में। अब एक तो इससे मत कंफ्यूज होना कि 9 कट मार के 10 पार्ट में कैसे होगा। भाई साहब आपके पास एक तरबूज है, उसको अगर आप 1 कट मार दोगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा ना। ये पेन है, 1 कट मारूंगा तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो 2 कट मारूंगा तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करो कि हिस्से कितने बना दिए, टोटल कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। तो टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसकी हाइट है 80। तो
80 डिवाइडेड बाई 10, 8। हर हिस्से की हाइट 8 है, यानी कि एक हिस्सा ये है, इसकी हाइट है 8। ऐसे ही जो अगला हिस्सा है उसकी हाइट है 8। हमें एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी हाइट भी हो जाएगी 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया, ये तो क्यूब बन गया। लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8, तो एक क्यूब बन गया। तो ऐसे ऐसे 10 क्यूब बन जाएंगे, 10 क्यूब जिनकी साइड जो है वो 8 है। तो ये बोल रहा है उनका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64। तो 6 चौके 24। आप यहां तक मेंटली पहुंच सकते थे, फिर मनी मनी में कर सकते थे कि 6 चौके 24, 2 6 छके 36 और 2 38, और ऐसे ऐसे 10 क्यूब चाहिए तो 3840। ऐसे ऐसे 10 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं बात। अपने पास एक प्रिज्म था जिसका बेस स्क्वायर था, हाइट 80 थी, उसने 10 हिस्सों में बांटा, 80 डिवाइडेड बाई 10, तो हर एक के हिस्से में हाइट आ गई 8। तो ऐसे ही 10 क्यूब बन गए। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये है, तो 10 क्यूब का होगा इसका 10 गुना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, तो ये जो पैरेललोपाइप्ड होता है ये होता है क्यूबॉइड। ठीक है, पैरेललोग्राम सुना है, हाँ जी सर। तो एक पैरेललोग्राम है, उसी से एक पाइप बना दी, ऐसे मान लो, उसी से एक पाइप बना दी ऐसे, पैरेललोपाइप्ड। थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखो पैरेललोपाइप्ड है जी। तो ये क्यूबॉइड ही होता है। तो इसने क्या बताया, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। इसका वॉल्यूम बता दिया, तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट पैरेललोग्राम उसका, क्यूबॉइड का। ठीक है जी, तो इसने बताया है कि इसकी लेंथ जो है वो 3 गुना है इसकी ब्रेड्थ की, यानी कि ब्रेड्थ की 3 गुना है ये। ओके जी, एंड 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, और हाइट की 5 गुना है। तो ये एक ऐसी चीज है, तो किसी चीज की 3 गुना भी है, किसी चीज की 5 गुना भी है। तो क्यों ना मैं इसको 15 मान लूँ, 5 दिए 15। ये 3 का मल्टीपल भी है, 5 का मल्टीपल भी है। अब देखो ये ब्रेड्थ की 3 गुना थी, तो 15 किसका 3 गुना है सर, 5 का 3 गुना है। ये हाइट की 5 गुनी थी, तो 15 किसका 5 गुना है सर, 3 का 5 गुना है। थोड़ा हमें ये रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो ये इनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। ठीक, अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है इनका वॉल्यूम वो है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू ये। काटा पिट्टी करते हैं भाई। तो मैंने एक 5 यहाँ से उठाया और एक 5 मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पर 3 रह गया, 5 उठाऊंगा तो 25 उठा लिया मैंने, 25 के 100। ठीक है, एक 3 मैंने यहाँ से उठाया, एक 3 मैंने यहाँ से उठाया, 9 हो गया ना मेरे पास। 16 नहीं में 144 होता है, तो ये हो गया 16। अब मुझे इतना पता है कि ए क्यूब इज इक्वल टू 64, देयर फोर ए इज इक्वल टू 4। 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अब जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो कितनी है, अगर ए की वैल्यू 4 है तो 15 चौके 60, 5 चौके 20 और 3 चौके 12, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। अब उसने हमसे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि इससे टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से आप निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी प्लस में बी इंटू एच प्लस में एच इंटू एल का डबल। ठीक है, तो मैं करूँगा एल इंटू बी यानी कि 1200, दिस इंटू दिस 12 दूनी 24, 240। ठीक है, दिस इंटू दिस 12 6 72, 7200। इसका डबल कर देंगे जी, 6 7 और 1 8, इसका डबल। तो कितना हो जाएगा ये, एंड में 8 आ रहा है, क्या क्या गड़बड़ क्या कर दी मैंने। 3 चौके 12, 5 चौके 20, 15 चौके 60, ठीक तो किया है। 6 दूनी 12, 12 चौके 72, 720 आना चाहिए था।
0, 4 और 2 6, 7 और 4 11, इसका डबल, तो इसका अगर आप डबल करोगे तो 4320, आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हो, ये तो आप कर ही सकते हो, आप एक और काम कर सकते हो। देखो, इन सब के अंदर 4 कॉमन है। हाँ जी सर, इन सब के अंदर 4 कॉमन है, तो आप क्या करो, 4 को काट दो, यानी कि इस 4 को बाद में मैं लिखूंगा। मैं फिलहाल इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लूंगा 4 के अलावा जो चीजें हैं, 15, 5 और 3, उनसे। ठीक है, तो क्या सर आप बाद में इनको 4 दे दोगे? नहीं, मैं 4 नहीं दूंगा, मैं एरिया निकाल रहा हूं। ये तो क्या है, ये तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, ये तो वन डायमेंशनल चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मैं एरिया निकाल रहा हूं, 2 डायमेंशनल चीजें, तो 2 बार 4 देना पड़ेगा। वॉल्यूम निकाल रहा होता 3 डायमेंशनल चीज, तो 3 बार 4 देना पड़ता। तो मैं 15, 5 और 3 से ही निकाल दूंगा। 15 5 75, 5 3 15 और 15 3 45, 7 और 4 11, एक 12 और एक 13। ठीक है, गुणा में 2, गुणा में 2 तो करना ही है ना, 2 × LB, ये तो फॉर्मूले का हिस्सा है। अब मैं इसको 4 गुणा कर रहा हूं, बिकॉज ये 4 था, इस कारण ये भी वही देगा सेम। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? अगर तीनों जगह कुछ भी कॉमन हो तो हम उसका फायदा भी उठा सकते हैं। अगला करें, बताओ। What is the greatest length of the rod that can be kept in a room of this dimensions? एक रूम है जिसकी डायमेंशन है, तो बड़ी से बड़ी रोड रखनी है, तो ये इसके डायगोनल की लंबाई होती है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, तो यानी कि 12 का स्क्वायर 144। हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स। 8 का स्क्वायर 64, 4 और 4 8 और एक 9, 6 और 4 10 और 8 18, और अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो उत्तर विल भी 17। अब क्या मैं आपको ये रटने के लिए बोलूंगा कि जब भी 8 9 और 12 है तो 17 उत्तर होगा? नहीं, जो मैंने आपको वो बोला था रटने के लिए, वो भी सिर्फ ये बोला कि याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, टेंशन नहीं लेना। जब बिल्कुल याद रखना होगा मैं बताऊंगा कि इसको तो भाई साहब भूलना नहीं है। बोलो। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 12 मीटर। एक रूम है, उसके फ्लोर पर लंबे से लंबा जो पोल रखा जा सकता है वो 12 मीटर लंबाई का है, और लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल है जो उस रूम में रखी जा सकती है वो 15 है। ये क्या है, जो फर्श पर रखा जा सकता है, लंबे से लंबा जो फर्श पर रखा जा सकता है। और ये लंबे से लंबा, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि फर्श पे रखना है, कहीं पे भी रख दो। उस रूम में लंबे से लंबा जो पोल आ सकता है उसकी लंबाई है 15। ठीक है, तो हाइट बतानी है इस रूम की। बताओ, बताओ। अगर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप विजुअलाइज करोगे तो भी इजीली बता दोगे। मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। आई एम बनाइंग द डायग्राम टू समझाओ यू। ठीक है, ये बना है जी। तो लंबे से लंबा पोल जो इसके फ्लोर पर रखा जा सकता है वो कौन सा है? इसका फ्लोर कैसा है? इसका फ्लोर रेक्टेंगुलर है, ऐसे रेक्टेंगल है। तो लंबे से लंबा पोल अगर आपने रखना है इसमें, तो ऐसे डायगोनल पर रखोगे, तो ये है लंबे से लंबा पोल जो इसके फ्लोर पर रखा जा सकता है, और इसकी लंबाई है मेरे भाई 12। इसकी लंबाई क्या है? 12। और लंबे से लंबा पोल जो इस रूम में रखा जा सकता है वो है ये, इसका डायगोनल। ठीक है, थोड़ी सी बढ़िया फील आएगी अब। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 15। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हवा में, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हवा में। फिर ये क्या होएगी? इसकी हाइट ही बता सकते हो आप, और तो क्या ही बताओगे। ठीक है, तो 9 12 15, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप इसमें से कॉमन काटोगे, 3 चौके 12, 3 5 15, तो 4 और 5 तो 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा जी 9। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट विल बी 9। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, बताओ। ये कैसा चैप्टर है?
कि इसके अंदर एक बार में ही जब आप मेरे साथ करोगे तो इतनी एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि मतलब और चैप्टर को 3 बार रिवाइज करो, इसको 2 बार करो, बराबर बात हो जाएगी। तो मैं आपको एनफ प्रैक्टिस करवाऊंगा धीरे धीरे। जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई साहब कोई भी सवाल दे दो, मतलब हर एक चैप्टर में लगता होगा आपको, बट इसमें और ज़्यादा लगेगा। देखो, टू पैक ए सेट ऑफ बुक्स गौतम गोट कार्टन्स ऑफ ए सर्टेन हाइट दैट वर 48 इंचज लॉन्ग। कि कुछ बुक्स उसने पैक करनी है गौतम ने, तो कार्टन यानी कि डिब्बे लेकर आया है ऑफ सर्टेन हाइट दैट वर 48 इंचज लॉन्ग। जो डिब्बे वो लेकर आया है वो 48 इंच लंबे हैं, 27 इंच वाइड है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सच कार्टन वाज, और उसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। व्हाट वाज द हाइट, तो हाइट कितनी होगी। तो लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, हाइट वो पूछ रहा है। तो हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। इक्वेशन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि एक जगह क्यूब है और एक जगह इंच है। बेसिक भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ये चीज़ भी हो जाएगी, ठीक है। देखो अब ध्यान से, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और फिट का स्क्वायर होगा फिट स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंच स्क्वायर। अगर मैं इसको दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो 1 का क्यूब इसको क्यूब कर दूंगा, 1 का क्यूब 1, फिट का क्यूब फिट क्यूब, और 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, लेकिन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंच क्यूब, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। अगर हम क्यूब करेंगे तो यहां पर लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है अपनी 48, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये सब मैंने इंच में रखा है, ठीक है, ये सब इंच में है। और यहां पर है अपना 22.5, ये क्यूबिक फीट में है, क्यूबिक फीट में है। तो 1 फीट क्यूब या 1 क्यूबिक फीट इतने इंच के बराबर है, तो इसको 3 बार 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 22.5 को आप क्या लिख सकते हो, 25/2, सॉरी 22 दूनी 44 और 1 45/2 गुणा में 12 इंटू 12 इंटू 12। अब ये हो गया इंच क्यूब में, ये भी हो गया इंचीज में, ये भी है इंचीज में, ठीक है मेरे भाई। अब काटते हैं, तो भाई 9 3 27, 9 5 45, ठीक है जी, 12 तो क्या 48, 4 और 3 से एक और 12 बन गया, तो एक और 12 कट गया, 2 छिक्के 12, तो h इज इक्वल टू 6 5 30, 30 इंचेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, बताओ। ए होल इज 18 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड if the sum of areas of the floor and the ceiling is equal to sum of areas of the 4 walls, ठीक है। उसने लंबाई बता दी और उसने चौड़ाई बता दी, ठीक है, उसने हाइट छिपा ली, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग, फ्लोर का जो एरिया है और सीलिंग का जो एरिया है उनका सम, ठीक है जी, इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का जो एरिया है उसके बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, जो फर्श का एरिया, अपने रूम का फर्श देखो, जो फर्श का एरिया है वो किसके बराबर होएगा, जो फर्श की लंबाई है और जो चौड़ाई है, जो आपके रूम की लंबाई है मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और जो रूम की चौड़ाई है। तो फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होएगा, छत का एरिया भी उतना ही होता है जितना फर्श का एरिया हो। तो फ्लोर का और छत का एरिया हो जाएगा 18 इंटू 12 गुणा में 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो एक फ्लोर का एरिया है, इतना ही छत का एरिया है, तो गुणा में 2 कर दिया। और चारों दीवारों का एरिया वो हो जाएगा, क्या होएगा चारों दीवारों का एरिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट, तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना होएगा, जो फर्श है उसकी लंबाई 18 है, चौड़ाई 12 है, तो 18 और 12, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू में 2, तो 18 प्लस 12 30 का डबल 60, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो हम एक्चुअल में एग्जाम में ये लिखेंगे, हम रियल में ये पढ़ने के बाद एग्जाम में ये लिखेंगे,
और आपको हड़बड़ी नहीं मचानी। आज भले ही आप ये कितनी ही देर में लिख रहे होंगे, आप इसको बहुत फास्ट लिखने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ही तसल्ली से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वही 12 पंजे 60, या फिर मैं एक काम करूं, मुझे पॉइंट में बताना है, मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो एज इट इज रख लेते हैं, 12 पंजे 60, तो हाइट हो जाएगी 18 दूनी 36/5, या फिर 7.2 भी बोल सकते हैं। ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दिया, नीचे 10 आ गया, ऊपर 72 आ गया, तो 72/10 7.2। ठीक है जी। देन दी वॉल्यूम ऑफ द होल इज इक्वल टू 18 × 12 × 7.2, यही है। तो कर लेते हैं भाई, 18 से इसको गुणा कर रहा हूँ मैं, 18 दूनी 36, 3, 18 7 126 और 3 129। अब मैं गुणा में 12 कर रहा हूँ। ठीक है, 12 6 72, 7, 12 में 108 और 7 115, 11, 12 12 144, 144 और 11 155। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अगर कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत उस क्वेश्चन को दोबारा देखो और उसके बाद खुद सोचो। ठीक है, मैं जो जो बोल रहा हूं उसके ऊपर खुद दिमाग लड़ाओ। देखो भाई, ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर इज अमर्स्ड कंप्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर वेसल। एक क्यूब है जिसकी एज है 15 सेंटीमीटर, उसको इमर्ज कर दिया रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर। रेक्टेंगुलर वेसल का क्या मतलब है, उसका बेस रेक्टेंगुलर है, यानी कि एक क्यूबॉइड है, तो उसके अंदर पानी है, उसके अंदर इमर्स कर दिया। ठीक है, इफ द डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ द वेसल, वेसल के बेस के डायमेंशन बता दिए हैं। ठीक है, और 20 एंड 15, वो 20 और 15 है। फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ वाटर, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल। तो मैं आपके सामने एनिमेशन लेकर आया हूँ, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 डायमेंशन के अंदर, आप बिल्कुल साइड से देख रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्यूब को इमर्ज करूंगा तो क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऐसे ऐसे पानी ऊपर चला गया, तो क्या होगा, क्या रिलेशन है, कितना पानी ऊपर जाएगा। अगर आप बहुत बड़ा क्यूब डाल दोगे तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा पानी। जैसे कौवे ने पानी पिया था, बचपन में स्टोरी थी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था। ठीक है, तो ये पानी जितना ऊपर गया है ना, ये डिपेंड करता है क्यूब के वॉल्यूम पर। जितनी ज्यादा चीजें डुबा दोगे पानी उतना ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो भी हाइट है, मुझे पता नहीं, इस हाइट तक ये जो पानी की स्लैब है, ये जो पानी की इतनी मोटी परत है, ये जो स्लैब है, ये इसका वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम सेम है। इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा मैं, जितना वॉल्यूम क्यूब का है उतना ही वॉल्यूम इस पानी का होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे या फिर अगर आप विजुअलाइज करोगे तो पता है क्या होगा, पता नहीं मैं ऐसे दिखा पाऊंगा कि नहीं। ऐसे कर लेते हैं, मान लो पानी यहां तक था, पानी था यहां तक, जब आपने इसके अंदर क्यूब डाला तो पानी ऐसे ऊपर तक और ऊपर चला गया ऐसे। तो ये सतह है, ये एक पूरी एक लेयर है, क्यूब के डालने से पानी यहां से यहां तक चला गया। तो ये जो लेयर है पानी की, ये किस शेप में है, जिस भी बर्तन में पानी होता है उसी शेप में होती है, तो ये भी क्यूबॉइड की शेप में है। तो यानी कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये जो पानी का क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम सेम है। तो इस पानी का जो क्यूबॉइड है उसकी लंबाई कितनी है, जो भी इस बर्तन की लंबाई है, उसकी चौड़ाई कितनी है, जो भी इस बर्तन की चौड़ाई है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर ये लिखूंगा कि लंबाई कितनी है भैया इस लेयर की, जो भी इस बर्तन की है, इस रेक्टेंगुलर वेसल की है, यानी कि 20 × 15 इंटू हाइट कितनी है h, इंटू में h इज इक्वल टू जो भी अपने क्यूब का वॉल्यूम है, हम रियल में ये लिखेंगे, बस सिर्फ हमने इतना लिखना है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
अभी थोड़ा और बेटर होएगा। ठीक, तो भाई 15 से 15 गया, 5 दिए 15, 5 चौके 20, तो हाइट इज इक्वल टू 15 दिए 45/4, यानी कि 11/1/4, यानी कि 11.25। मेरा मेन मकसद यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाना नहीं है, मैं धीरे धीरे आपके अंडरस्टैंडिंग को इस कदर मजबूत बनाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी आ जाए बस आप करके आ जाओगे उसे। ठीक, आगे बढ़ें। कई बार हो सकता है आसान से दिखने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं ज़्यादा टाइम बिताऊं, कोई नहीं, वीडियो को तेज़ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्दी समझ में आ गया तो। मुझे देखो, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी इतनी तसल्ली से बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मतलब पढ़ते ही क्वेश्चन की आत्मा दिख जाती है, क्या होएगा। अब ये बताओ, ये देखता हूँ, तो इसके लिए आपको एक बात बता देता हूँ कि 1 किलोग्राम कितना होता है। 1 किलोग्राम, इसमें किलो लीटर का यूज़ हुआ है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। देखो, एक तो हमने यूनिट कन्वर्जन के लिए ये पढ़ रखा है कि किंग हेनरी डाइड, मदर डिंट क्राई मच, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितना होगा, ये होगा, ये जो पेन है मेरे हाथ में, अगर आप अपने हाथों को करोगे तो इतना होएगा 10 सेंटीमीटर, इतना। अगर आप 10 सेंटीमीटर इतना होएगा लंबा, 10 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऐसे ऊंचा, अगर आप एक डिब्बा बनाओगे, अगर आप 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक डिब्बा बनाओगे, तो इतना तो वो इतना साइज होएगा उसका, आप देख पा रहे हो, इतना इतना डिब्बा बनेगा, इतना। उसमें पता है कितना पानी आता है, एग्जैक्टली 1 लीटर। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर एक डिब्बा बन जाता है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई, इसमें 1 लीटर पानी आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि हाँ यार, आपको एग्जैक्टली ऐसे फील नहीं होगा कि उसमें 1000 ml आएगा, उसमें 10 लीटर तो नहीं आएगा ना, उसमें 1000 लीटर पानी तो नहीं आएगा। अगर आपको 1, 10 और 1000 में से चूज करना हो तो इतने छोटे से डिब्बे में कितना पानी आएगा, 1 लीटर आएगा, है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, और एक और चीज, अगर मैं 1 मीटर, 1 मीटर इतना होता है, दुकानदार ऐसे कपड़ा माप के देता है, 1 मीटर इतना होता है, अगर 1 मीटर लंबी, इतनी ही चौड़ी और इतनी ही ऊंची एक टंकी बनाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी टंकी बनेगी सीमेंट की, तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा, 10 लीटर पानी आएगा, 100 लीटर पानी आएगा, या 1000 लीटर पानी आएगा। 10 की पावर में सोचना है, 10 की पावर 0 यानी कि 1, 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। इनमें से चूज करना है। आपके घर के ऊपर जो टंकी रखी है वो कितनी है, आजकल जनरली, पहले 500 लीटर की टंकी रखी हुआ करती थी, आजकल भी बहुत सारी 500 लीटर की यूज हो रही है, बट 1000 लीटर की भी लोग ले आए हैं। तो जब आप इतनी लंबी, इतनी ही चौड़ी और इतनी ही ऊंची एक टंकी बनाते हो ना, तो 1 लीटर तो नहीं आएगा, 10 लीटर भी नहीं आएगा यार, 10 लीटर बाल्टी 20 लीटर की होती है, 100 लीटर, 500 लीटर वाली टंकी आ जाएगी इसके अंदर इजीली। 100 लीटर भी नहीं आएगा, 100 लीटर से ज़्यादा, 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी आएगा उसके अंदर, 10,000 नहीं, 10,000 लीटर तो नहीं आएगा, तो 1000 लीटर पानी आता है उसके अंदर। यानी कि अगर 1 मीटर गुणा में 1 मीटर गुणा में 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, इट इम्प्लाइज दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आगे से जब भी आपको लीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, मीटर क्यूब को लीटर में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, 10 बाई 10 बाई 10 के डिब्बे में 10 सेंटीमीटर के में 1 लीटर पानी आता है, और पूरे 1 मीटर की टंकी बनाने लग जाएंगे तो 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है भाई, क्लियर है। और एक और छोटी सी बात, अगर 1 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब पता क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000,
किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, समझे कि नहीं। किलोमीटर का क्या मतलब होता है, कितने मीटर, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ऐसे ही अगर कोई आपसे बोल रहा है किलो लीटर, किलो लीटर का क्या मतलब है, किलो लीटर का मतलब है 1000 लीटर, ठीक है। यानी कि अगर कोई मुझे बोल रहा है 5 किलोमीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूं 5 किलो, यानी कि 5000 मीटर। अगर कोई मुझे बोल रहा है 5 किलो लीटर, तो 5000 लीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आ गई, आगे से ध्यान रखोगे, इस तरीके से बताइए, बुढ़ापे तक याद रहेगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अब कर पाओगे। ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड विद लंबाई इतनी, इफ 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। अच्छा, टैंक में से पानी निकाल लिया, तो पानी निकाला तो उसका लेवल नीचे चला गया, ठीक है। तो ये अपना टैंक है भाई, ये अपना टैंक है, तो इसमें से कुछ पानी निकाल लिया, ठीक है जी। तो पानी का लेवल पहले से नीचे चला गया, ठीक है। पहले पानी का लेवल इतना था, अब पानी का लेवल सिर्फ इतना रह गया, सिर्फ इतना रह गया, इतना पानी कम चला गया। पहले पानी का लेवल इतना था, अब ये इतना चला गया, तो कुछ पानी निकाल लिया, तब ये इतना नीचे चला गया। यानी कि ये जो पानी निकाला है, ये ये जो पानी निकाला है, ये कितना है, ये 18 किलोलीटर है, 18 किलोलीटर है, क्लियर है। तो ये जो पानी की लेयर है, ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, मैं निकालूंगा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में, अगर मैं उसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, मैं इतनी जगह पर इतना पानी आता है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को और 18 किलोलीटर को मैं कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है जी। तो लंबाई चौड़ाई वगैरह जो भी है बताओ। तो पानी का लेवल कितना नीचे गया था, पानी का लेवल गया था भाई साहब 30 सेंटीमीटर नीचे, 30 सेंटीमीटर नीचे। तो इस क्यूबॉइड की हाइट तो हमें पता चल गई, ओके जी। विड्थ बतानी है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई तो हमें पता होगी ना, तो लंबाई है जी 12 मीटर, लंबाई है 12 मीटर, ये था सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसकी विड्थ, इसकी ब्रेड्थ हमें नहीं पता, तो इसका मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ 12 मीटर इंटू में बी मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, इधर मैंने मीटर में कर दी, हर एक चीज मीटर में कर दिया। तो ये क्या है, ये है मीटर क्यूब में वॉल्यूम, इसका मैंने वॉल्यूम निकाल दिया सिर्फ इस लेयर का, पूरे टैंक का नहीं। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में हाइट, ठीक है। और ये होना चाहिए 18,000 लीटर के बराबर। इधर मीटर क्यूब है, इधर लीटर है, तो मुझे इतना पता है कि भैया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची टंकी बने तो 1000 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब, इधर मीटर क्यूब है, अगर मैं इसको 1000 से गुणा कर दूंगा तो ये भी लीटर में बदल जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और मैं इसके साथ इक्वेट कर दूंगा, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो अगर आपके पास कुछ भी मीटर क्यूब है, कितने भी 5 मीटर क्यूब है, उसको 1000 गुणा कर दो, वो लीटर में बदल जाएगा, ठीक। समझ में आ गई भी बात, ओके जी। तो काटा पीटी करते हैं स्टार्ट, वी डू द काटा पीटी। तो 1000 से 1000 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 3 36 होता है, 18 दूनी 36 और 2 5 10, तो b इज इक्वल टू 5। और ये b जो मैंने लिया था, ये मीटर में ले रखा था, मीटर में लिया था सब कुछ, तो b इज इक्वल टू 5 मीटर, दैट इज ऑप्शन बी। आगे आगे मौके आएंगे जिनमें हम बार बार मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे, ऐसे कई बार हमें बदलना पड़ेगा, और बहुत बार ऐसे पानी ऊपर नीचे जाएगा। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना, कई बच्चों को हो सकता है ऐसे अनकंफर्टेबल कर रही हूँ, यार ये पानी नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो ये सिचुएशन बार बार आएंगी, तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपके दिमाग में सिचुएशन बैठाऊंगा, ये सारे काम ये अपने दिमाग में चलते हैं जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया, तो हम सिर्फ इतना ये लिखते हैं हम एग्जाम में सिर्फ,
कभी भी इतना कुछ नहीं लिखना होता कि मतलब सिर्फ ये लिखते हैं हम एग्जाम में। धीरे धीरे कहानी आपके दिमाग में बनने लग जाएगी और तेज बनेगी, जल्दी बनेगी। हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ये लिख देंगे, बट फिलहाल मेरे को ऐसे समझाने दो, है ना। ये टाइम टेकिंग है, बट ऐसे समझते रहो। अब ये करो। इन स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर 40 मीटर 150 90 मीटर 40 मीटर, ठीक है। 150 मैन टेक ए डिप, 150 बंदे घुस गए एक स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है भैया। इफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए मैन इज 8 क्यूबिक मीटर, एक बंदा जब घुसता है तो पानी को इतना डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब क्या है, एक स्विमिंग पूल है, मैं उसके अंदर घुसा तो पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, मैंने कुछ पानी डिस्प्लेस कर दिया। मैं कितने पानी को हिलाऊंगा, जितना मेरा वॉल्यूम है। तो ये बोल रहे हैं कि एक बंदा 8 मीटर क्यूब, एक बंदा जो है 8 मीटर क्यूब पानी को हिला देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है। एक बंदा जब गया तो 8 मीटर क्यूब पानी इसे बढ़ जाएगा। 2 बंदे गए, दूसरा बंदा गया तो फिर 8 मीटर क्यूब बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो पानी कितना बढ़ेगा, तो देखो जो भी पानी की लेयर बढ़ेगी, अब हम पिछले क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। मान लो स्विमिंग पूल इतना है, इसके अंदर एक एक करके 150 बंदे कूद गए, तो स्विमिंग पूल ऐसे ऊपर चला जाएगा पानी। तो ये जो पानी की लेयर बढ़ी है ये किसके बराबर होगी, जो भी वो 150 मैन आए हैं उनका जो वॉल्यूम होगा। तो इन्होंने एक बंदे का वॉल्यूम बता तो रखा है 8 मीटर क्यूब, एक बंदा 8 मीटर क्यूब पानी को सरकाता है, ठीक है। हिंदी में क्या बता रखा है इसने, विस्थापित करता है। खुद का जितना वॉल्यूम है उसी के बराबर के पानी को हम सरकाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब 150 मैन घुसते हैं तो ये पानी की लेयर, यहां से पानी यहां पर आ जाता है। तो एक बंदे का वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब, तो 150 बंदे का वॉल्यूम होएगा 150 इंटू 8। ये वॉल्यूम है इसका, इस लेयर का, ओके जी। तो इस लेयर की लंबाई कितनी है, जो भी स्विमिंग पूल की लंबाई है 90 मीटर, जो भी स्विमिंग पूल की चौड़ाई है 40 मीटर, और कितनी हाइट तक पानी डिस्प्लेस हुआ ये हमें पता नहीं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में हाइट, इस लेयर की हमें हाइट नहीं पता, 90 इंटू 40 इंटू में h, ये इस यहाँ पर जो पानी है उसका वॉल्यूम होगा, और ये उसका वॉल्यूम है, दूसरे रूप में भी उसने इसका वॉल्यूम बताया है। तो ये लिखेंगे हम पेपर में, ठीक है। करते हैं भाई। तो 30 3 90, 3 5 15, ठीक है। 8 और 5 40 होता है, 40। तो हाइट इज इक्वल टू 1/3, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में ये आ जाएगी, ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर जस्ट हम कर क्या रहे हैं वैसे, अब एक बार पैटर्न देखते हैं। हम ये कर रहे हैं भाई, उसने ये बताया ये एक चीज़ पानी में डूब गई, पानी कुछ ऊपर आ गया, तो पानी जितना ऊपर आया है और जो चीज़ डूबी है इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम सेम होगा। पानी जितना भी पानी ऊपर आया है टोटल उस लेयर का वॉल्यूम और इस चीज़ का वॉल्यूम, तो बेसिकली हम कर रहे हैं V1 इज इक्वल टू V2, हम एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हैं। फिर से यही हुआ, हमने पानी निकाल लिया तो ऐसे इतना नीचे चला गया, तो यही इस लेयर का जो वॉल्यूम है और जो पानी हमने निकाला है उसको हमने इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर उसने बोला कि कुछ बंदे स्विमिंग पूल में कूद गए, पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो जो बंदे कूदे हैं उनका जो वॉल्यूम है और जो पानी ऊपर आया है वो जो लेयर बनी है उसका जो वॉल्यूम है, ये चल रहा है। देखो हम जस्ट वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं। स्विमिंग बाथ, तो यहां पर आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, हमें सिचुएशन के ऊपर फॉलो कर रहा है कि हो क्या रहा है, वैल्यूज को पड़े रहने दो। सिचुएशन देखते हैं। स्विमिंग बाथ इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड, कुछ लंबाई और चौड़ाई है स्विमिंग पूल की, ठीक है। व्हेन ए नंबर ऑफ मैन ड्राइव के हम लोग गाड़ी लेके घुस गए क्या, मतलब दे भाई साहब डाइव आएगा, गाड़ी ही लेके घुस गए बंदे। डाइव इनटू द बाथ, जब उसके अंदर डुबकी लगाते हैं, द हाइट ऑफ द वाटर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर, तो कुछ बंदे हैं वो डुबकी लगा रहे हैं तो पानी बढ़ जाता है, यानी कि कुछ लोग उसके अंदर कूद रहे हैं तो पानी बढ़ जाता है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। इफ द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन ऑफ द मैन, एक आदमी जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो है 1 क्यूबिक, इतना क्यूबिक मीटर, एक आदमी का वॉल्यूम बता दिया, ठीक है जी। हाउ मैनी मैन आर देयर, तो देखो
कुछ बंदे कूद गए स्विमिंग पूल में, हाँ जी सर, उनके कूदने से पानी कुछ ऊपर आ गया, हाँ जी सर, तो वो जो पानी ऊपर आया है और जो बंदों का वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में क्या चलेगा कि जो उन सभी बंदों का वॉल्यूम है, मैन वॉल्यूम एंड वाटर डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसे बोलूं, लेयर ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी ऊपर बढ़ गया है। ठीक है, तो भैया एक बंदा जो है उसका कितना वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है 0.1 यानी कि 1/10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो कितने बंदे हैं पता नहीं यार, मैंने मान लिया एम मैन है। ठीक है, तो सारे बंदों का ये वॉल्यूम है, ये बराबर होना चाहिए जो पानी की लेयर जितनी ऊपर आ गई। तो बार बार ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि पानी ऐसे ऊपर आ गया तो उसकी लंबाई और चौड़ाई वही होएगी जो स्विमिंग पूल की होगी। हाइट या तो एग्जामिनर बताएगा या पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो, तो लंबाई हो जाएगी जी 24 मीटर और ये हो जाएगी 15 मीटर, और कितना डिस्प्लेस हुआ है ये उसने बोला है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी मैं मीटर में रखूंगा 1/100, बिकॉज ये भी मीटर क्यूब में रखा है तो हर जगह मीटर रखेंगे। ठीक, तो बस आ गया उत्तर। हमने एक चीज के वॉल्यूम को दूसरी चीज के वॉल्यूम से कंपेयर करना था, बस खत्म बात। 0 से 0 कट गया, 10 के अंदर 5 और 2 होते हैं, 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 थी 15 और 2 से मैंने इसको काट दिया 12, 12 थी 36, 36 बंदे थे। समझ में आ रही कि नहीं बात? जस्ट दो चीजों के वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ए लार्ज वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ ए क्यूब, एक लार्ज वाटर टैंक की शेप जो हो क्यूब जैसी है। ठीक है भैया, इफ 128 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट, इसमें से कुछ पानी बाहर निकाल लिया। जब आप पानी को बाहर निकाल लोगे तो पानी ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है जी, द वाटर लेवल गोज डाउन बाई 2 मीटर। ओके, देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज। सोचो, जस्ट दो चीजों का वॉल्यूम इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना। सोचो, मैं इसे क्यूब नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सीधा बना दूंगा जस्ट समझाने के लिए। मान लो ये कोई क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर पानी था, इतने ऊंचे तक था, फिर भाई साहब ने पानी निकाल लिया, पानी थोड़ा सा नीचे हो गया ऐसे। ठीक, पानी इतना नीचे हो गया, तो इसने ये जो पानी निकाला है इसका वॉल्यूम है 128 मीटर, मीटर क्यूब बोला है ना, 128 मीटर क्यूब। ठीक है, तो पानी 2 मीटर नीचे आया है, यानी कि ये जो है ये 2 मीटर है, और ये क्यूब है, यानी कि जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो दोनों बराबर हैं। तो जो इसने यहाँ से पानी निकाला है, ये पानी निकाला है ना, पहले पानी ऊपर तक था फिर नीचे चला गया, इतना पानी इसने निकाल लिया ऐसे, आजा भाई बाहर, तो पानी नीचे चला गया। तो मैं वॉल्यूम इक्वेट कर दूं, तो इस पानी का वॉल्यूम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस लेयर का लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा में हाइट, यानी कि A/A/2, दैट इज इक्वल टू 128। ठीक है, 2 से ये जाएगा 64 पर, देयर फॉर A इज इक्वल टू 8, A की लंबाई 8 आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इस टैंक की कितनी है भाई, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी देख लो। अगर साइड 8 है तो A क्यूब 512, वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया ना, वॉल्यूम मैक्सिमम जितना पानी आ सकता है। आगे बढ़ूं, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस मच रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। छोटी छोटी ईंट हैं, उनसे हम दीवार बना रहे हैं, और उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मेरे पास एक बाल्टी है, मान लो ये एक बाल्टी है मेरे पास, ऐसे है, ये बाल्टी को पकड़ने का भी लगा है अपने पास है, छोटा छोटा। ठीक है, और ये मेरे पास एक छोटा सा मग्गा है जिससे नहाते हैं, ऐसे एक मग्गा है। ठीक है, तो इस बाल्टी के अंदर पानी आता है भाई साहब 20 लीटर, और इस मग्गे के अंदर पानी आता है भाई साहब 2 लीटर।
ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बाल्टी के अंदर ये कितने मग्गे आएंगे, तो आप सिंपली ये बोल दोगे ना कि 20/2 कि 10 मग्गे आएंगे, या फिर 10 बार पानी निकाल सकता हूँ मैं। या फिर मैं ये बोलूँ कि ये मग्गे कितने मुझे इस बाल्टी के अंदर डालने पड़ेंगे ऐसे इसको भरने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि भैया 10। तो कई बार वो हमसे ये पूछता है कि बड़े वॉल्यूम के अंदर छोटा वॉल्यूम कितनी बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम बिग वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे स्मॉल वॉल्यूम से। ठीक है, यानी कि यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ये करूंगा कि वॉल के वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूंगा ब्रिक के वॉल्यूम से, तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि इस वॉल के अंदर, इस दीवार के अंदर ईंटें कितनी आएंगी। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यह आ जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स, या मैं ऐसे कर सकता हूं कि वॉल का वॉल्यूम इज इक्वल टू ब्रिक का वॉल्यूम इनटू में n, कि भैया एक ब्रिक का वॉल्यूम जो भी हो, n ब्रिक मिलकर इस वॉल को बना रही हैं, तो ब्रिक का वॉल्यूम इनटू में n इज इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें इजी लगेगा हम वो कर देंगे, एक ही बात है। तो यहां पर दीवार का वॉल्यूम, अब एग्जाम में हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखकर क्या लिखते कि हम दीवार का वॉल्यूम लिखते, तो दीवार का वॉल्यूम होएगा लंबाई चौड़ाई और फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स आएंगी ईच मेजरिंग, ये तो ब्रिक की मेजरमेंट है, मुझे दीवार की मेजरमेंट चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट ए वॉल 24 मीटर लंबी। अब यहां पर डायमेंशन देखना, ये तो मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैंने सेंटीमीटर में लिखूंगा मैं सारी, तो 2400 सेंटीमीटर, तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तो 800, और चौड़ी तो 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये सारी की सारी दीवार जो है ये ईंटों से नहीं बन रही, इसके बीच में सीमेंट भी लगता है, सीमेंट का मिक्सर लगता है ना, सीमेंट रेत बजरी वो सब लगता है, उसको हम बोलते हैं मोर्टार, मोर्टार। ठीक है, तो 10% दीवार में वो भी आएगा, तो मैंने इसका 90% ले लिया। ये जो दीवार का वॉल्यूम है इसका जो 90% बनता है, उतना वॉल्यूम सिर्फ ईंटों से ही बनाया जाएगा। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितनी बार आ जाएगा ईंट का वॉल्यूम, जस्ट मैं देख रहा हूं बड़े वॉल्यूम में छोटा वॉल्यूम कितनी बार आ जाएगा। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई लिख दो, ईंट का वॉल्यूम क्या होगा, ईंट भी तो एक क्यूबॉइड जैसी है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 24 इंटू 12 इंटू 8, सब कुछ सेंटीमीटर में है। जी हाँ, तो ये आपके सामने उत्तर है, हम एग्जाम में ऐसे करेंगे। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं। ओके, इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे समझाता तो भी मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ जाता, बट धीरे धीरे जब आगे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होंगे ना, तो एक बेसिक सी चीज है वही आपके ऊपर प्रेशर डाल देती है, तो मैं स्टार्टिंग से ही बेस बनाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो 9 5 45 के आगे 3 0 यानी कि 45,000, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है ब्रदर, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाएं। बताओ, ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 18, 36 एंड 72 इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक, इसके आगे एक और ऐसा है ना। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिए थे मैंने, करो एक बार करो। ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है अपने पास, ये उसकी डायमेंशन है, इसको मेल्ट कर दिया गया और इसको रीकास्ट कर दिया गया, इसको मेल्ट करके 8 क्यूब बना दिए गए सेम वॉल्यूम के। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसके 8 क्यूब बना दिए उसको पिघलाकर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स। ये बाद में करेंगे, ये तो क्वेश्चन है पहले। तो अच्छा, एक क्यूबॉइड से 8 क्यूब बना दिए। ठीक है, तो यानी कि एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम और 8 क्यूब का वॉल्यूम सेम होगा। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है भाई साहब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ये एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, और सारे क्यूब्स का वॉल्यूम मिलाकर भी इतना ही है, 8 के 8 क्यूब्स का वॉल्यूम इतना है। तो इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा ना, ये पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये एक क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है, एक क्यूब के। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है,
अगर क्यूब की साइड ए है तो क्या होता है ए क्यूब, तो ये ए क्यूब के बराबर है। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। क्यूबॉइड के बारे में तो मुझे सब पता ही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्यूब के बारे में उसकी एज निकाल लूं बस, फिर वो जो भी पूछेगा बता देंगे, है ना। करें फिर, चलो 8 में 72। तो भैया कैसे निकालते हैं क्यूब रूट? क्यूब रूट निकालते हैं हर 3 चीज़ की जगह 1 लेते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक 9 है, यहाँ पर भी एक 9 है, यहाँ पर भी एक 9 है, तो मैं 3 बारी 9 को काट रहा हूँ। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, मैंने एक 9 लिख दिया। अब 4 दूनी 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, a इज इक्वल टू 18, 9 दूनी 18। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे हो जाएगा। 18 इंटू 36, 36 इंटू 72, 18 इंटू 72। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, 18 तीनों में कॉमन है। 18 जो है वो तीनों में कॉमन है। अगर कहीं पर ऐसे कॉमन होगा तो हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं 18 से काट रहा हूँ, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 चौके 72। अब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। देखो 1 इंटू 2, 2, जमा में 4 दूनी 8, वही एल बी बी एच एच एल वही कर रहा हूँ। 4 एकम 4, 8 और 4 12 और 2 14, 14 आ गया। 14 इंटू 2, दिस प्लस दिस इंटू में 2, तो ये आ गया वॉल्यूम। लेकिन ये किसके हिसाब से आया? ये 1 2 और 4 के हिसाब से आया। मैंने क्या काटा था? 18 काटा था। तो क्या मैं एक बार 18 से गुणा करूं? ना 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 ना, ये तो सरफेस एरिया है, एरिया है, 2 डायमेंशनल है। एक्चुअल में ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो किससे निकालना हमने? टू द सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स, सारे 8 क्यूब्स का। तो एक क्यूब का निकाल लेंगे, फिर 8 से गुणा कर देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया, एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? यानी कि ऊपर का और नीचे का छोड़कर साइड की चारों फेसिस का। ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गए 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू क्यूब की साइड कितनी है भाई साहब? 18। 4 इंटू 18 इंटू 18, ये एक क्यूब का है, गुणा में 8 कर दिए, 8 क्यूबों का है। ये उत्तर होएगा। 2 बार 18 से 2 बार 18 कट गया। 8 तो कटेगा नहीं, 8 तो कटेगा नहीं। 4 है तो 1 2 यहां से काट दिया, 2 7 14, 7:8 ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है भाई। करने को मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही 18 काट के कर सकता था, है? फिर और भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जिनमें ज़रूरी नहीं था कि ऐसे कॉमन हो 18 की तरह। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करो, डिट्टो इसी की तरह का क्वेश्चन है। ये देखता हूँ आप करोगे कि नहीं करोगे। ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है, उसकी इतनी डायमेंशन है, इसको पिघलाकर 8 क्यूब्स में इसको बदल दिया गया। ठीक है भैया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है ये, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सारे 8 क्यूब्स का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि क्यूबॉइड से ही पिघलाकर वो क्यूब बने हैं। तो ये 8 क्यूबों का वॉल्यूम है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक क्यूब का वॉल्यूम है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, इसका क्यूब रूट ले लूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 8 में 72। ठीक है, 9 मिल रहा है क्या मुझे 3 बार? नहीं, 3 बार 9 तो नहीं मिल रहा, तो 3 काट लूँ। मैंने 2 बार तो 3 यहाँ से काट दिया और 1 बार 3 यहाँ से काट दिया। ठीक, मैंने एक 3 लिख लिया, समझ रहे हो? हर 3 चीज़ों की जगह मैं 1 लूंगा। स्क्वायर रूट में 2 की जगह 1 लिखते हैं, 2 काट के 1 बार लिखते हैं। ठीक है, अब 27, 27 दूनी 54। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। मैंने एक और 3 बाहर लिख लिया। 4 दूनी 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 3 3 9 दूनी 18, फिर से 18 आ गई। क्या दिल में है एग्जामिनर के? एक बार 18 आ रहा है। ओके जी, व्हाट इज द सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूब्स? लेटरल सरफेस, ऐसे 2 क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, तो एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होएगा? 4a स्क्वायर, 4 इंटू 18 इंटू 18, ऐसे ऐसे 2 क्यूब्स का लेटरल सरफेस एरिया गुणा में 2, खत्म बात। 8 8 64, 4 चौके 16, 6 दूनी
12 यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। ये पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, इनका ये पूछ लिया। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा हो कि यार इसमें तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अगले वाला कितना इजीली हो गया, ये बताओ। अगर एग्जामिनर मुझसे, एक बार ये देखते हैं, अगर एग्जामिनर मुझसे इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकलवाता, तो यहाँ पर भी मैं 6 काट सकता था। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि 12, 54 और 72 को यूज़ करो। 6 को काट दो ना, 6 दूनी 12, 6 नी में 54 और 6 से 12 पर जाएगा। ठीक है, इनको यूज़ करो, 9 दूनी 18, 12 नी में 108, 12 दूनी 24, 8 और 4 12 और 8 20, 2 2 और 1 3 और 2 5, 150 गुणा में 2 करोगे, और मैंने 6 काटा था, तो 2 बार मैं 6 दूंगा। ये टोटल सरफेस एरिया है, अगर हमें निकालना भी पड़ जाए इसका। ये नहीं है कि हम 12, 54 और 72 को यूज़ करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को क्यों यूज़ करेंगे। जब आप एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करते हो, तो ऐसे 9 और 12 होता है, तो आप ये करते हो ना, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 4 और 5, 3 काटा था तो 5 3 15। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ क्या है, 1 डायमेंशन में है। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा होता तो फिर 2 बार 3 देना पड़ता, तो यहाँ पर हम एरिया निकाल रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, है तो एरिया ही 2 डायमेंशनल चीज। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? तो हो सकता है यहाँ पर एक आधी कैलकुलेशन कुछ जगह पर एक आधे स्टूडेंट को ऐसे लगे टिपिकल सी, उनके ऊपर ध्यान मत दो। जब एंड में, चैप्टर के एंड में पहुंचोगे, हीरो बन के निकलोगे, आप टेंशन मत लो। आगे बढ़ो। The areas of 3 adjacent faces of a cuboidal solid block of wax, एक क्यूबॉइड ब्लॉक है। ठीक है, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसिस, उसके 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया बताए हैं उसने। द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसिस। अब ये एडजेसेंट फेसिस क्या होते हैं, आसन्न फलक क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो ये अपने पास है क्यूबॉइडल ब्लॉक, ये फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और फेस नंबर 3, ये 3 हैं एक दूसरे के एडजेसेंट। ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास है। तो ऐसे किन्हीं भी 3 फेस का एरिया बताया है जो एक दूसरे के पास है। इन 3 फेसों की खासियत क्या है, सोचना जरा। अगर मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, इस फेस का एरिया क्या होगा? ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, हाँ जी सर रेक्टेंगुलर फेस है, इसकी लंबाई l है, ये वाली डायमेंशन कितनी है, ये वाली h है, तो इसका एरिया होगा l इंटू एच। और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा b इंटू एच, बी एच। और इसका एरिया, ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई सर l है, अच्छा जी, और ये वाली लंबाई b है, ये है l इंटू बी। तो अगर एग्जामिनर ने कभी भी आपको ये बोला कि 3 एडजेसेंट फेसिस, तो हमेशा उनका एरिया एक का एल बी होएगा, एक का बी एच, एक का एच एल, जो टोटल सरफेस एरिया के अंदर आता है ना, एल बी बी एच एच एल, एक का एल बी, एक का बी एच, एक का एच एल, हमेशा तीनों एडजेसेंट का। क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और एक तरह के 2 फेस होते हैं। इस तरह के 2 फेस मिलेंगे, इस तरह के 2 फेस मिलेंगे, इस तरह के 2 फेस मिलेंगे, आमने सामने वाले फेस एक जैसे होते हैं। तो जो एडजेसेंट है, इसमें तीनों तरह के फेस आ जाएंगे। किसी भी कोने को पकड़ोगे ना, तीनों तरह के फेस आ जाएंगे। उस कोने को पकड़ोगे तो भी, इस कोने को पकड़ोगे तो भी, किसी भी कोने को पकड़ोगे तो तीनों तरह के फेस आ जाएंगे। ठीक, तो अब करो इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, इट इज मेल्टेड एंड 8 क्यूब्स ऑफ सेम साइज आर फॉर्म्ड। इसको मेल्ट कर दिया गया और 8 क्यूब बनाए गए सेम साइज के। ओके जी, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स। तो देखो, मुझे ये नहीं पता कि एल बी ये है या एल बी ये है या एल बी ये है, इनमें से बी एच कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है इनमें से एक एल बी है, एक बी एच है, एक एच एल है। अगर मैं इन तीनों को गुणा करने लगा तो मेरे पास क्या आएगा, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, मेरे पास क्या आएगा,
एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 बार एल आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार एच स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर मैंने इन तीनों को गुणा कर दिया तो मेरे पास इनके वॉल्यूम का स्क्वायर आ जाएगा, इसके वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूंगा तो मेरे पास इसके वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया। तो फिर वॉल्यूम क्या होएगा, इसका स्क्वायर रूट करते हैं भाई। एल बी एच क्या होएगा, इसका स्क्वायर रूट करते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, एल बी एच इज इक्वल टू, ये एल बी एच का स्क्वायर है ना, तो एल बी एच ये आएगा। स्क्वायर रूट करूं, 144 का तो मैंने डायरेक्टली कर दिया 12। ओके, और क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, 16, 24, 2 बार 24 निकल रहा है, ये 24 चौके 96 है, और ये 24 से कितने पर जाता है, 24 9, 24 निम्न, तो एक 24 आ गया। एक 24 यहाँ से काटा, एक यहाँ से, 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर रूट आता है 6। तो ये वॉल्यूम है किसका, क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। ओके, उसने इस क्यूबॉइड को पिघलाकर 8 क्यूब बनाए हैं, तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब ये एक क्यूब का वॉल्यूम है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, ये क्यूब का वॉल्यूम है, तो अब मैं इसका क्यूब रूट ले लूंगा। एक क्यूब का वॉल्यूम आया था, ए क्यूब की वैल्यू थी, मैंने क्यूब रूट लिया तो ए की वैल्यू आ गई। देखो कोई भी बच्चा भाई साहब यहाँ पर ये टेंशन नहीं लेना मुझे कैसे पता चलेगा वाली टेंशन मत लेना, आपको अपने आप पता चलेगा, वो जिम्मेवारी मेरी है। मैं जो बता रहा हूँ वो समझते जाओ, बस खत्म बात। उसके अलावा और कुछ नहीं समझना आपको, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, बस अभी के लिए समझ लो, बस बाद में काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, क्यूब रूट लेना है मुझे, तो 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, या फिर एक और काम मैं कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 को उठा के इसको दूँ तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6, ये भी 6, ए की वैल्यू आ गई जी 6। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 6। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स, ऐसे ऐसे 3 क्यूब्स का लेटरल सरफेस एरिया। तो एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होएगा, लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसिस होते हैं, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, ये एक क्यूब का है। और ऐसे ऐसे 3 का पूछ रहा है तो गुणा में 3 कर दिया भाई, 4 का पूछता है 4 कर देते, 3 चौके 12, 12 छके 72, 12 3 36 और 7 43, 432। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, बस समझ में आनी चाहिए। टेंशन किसी ने पाली तो ठीक नहीं होगा, बता देता हूँ। आगे बढ़ जाऊँ, मैंने एक फीचर लगा लिया है अपनी ऐप के अंदर, कोई भी टेंशन ले रहा है तो उसके फेशियल रिकॉग्निशन करके मेरे पास मैसेज आ जाता है। बहुत सारे बंदों को पीट के आया हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे मेरा शेड्यूल बिजी हो और आपके घर पे आके आपको पीटूं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस पढ़ते चलो एक बार, ये चैप्टर तो आपके आगे आगे भागा करेगा। देखो भाई, ए रिवर इज 3 मीटर डीप एंड 36 मीटर वाइड, एक रिवर जो है वो 3 मीटर गहरी है और 36 मीटर वाइड है। ठीक है जी, फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इनटू द सी, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देखो रिवर ऐसी है यहाँ पर, ऐसे मानो ये एक रिवर है ऐसे, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक ठाक बनी गई।
ये लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, रिवर ये दिखने में आपको रिवर नहीं लग रही होगी, ये इसके बीच में से ऐसे जाने का रास्ता है पानी, ये इधर मैंने एक चीज बनाई, उधर मैंने एक चीज बनाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में से ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये इस रिवर की चौड़ाई है कि कितनी चौड़ी है, ये इस रिवर की चौड़ाई है, और ये इस रिवर की गहराई है कि कितनी गहरी है, ठीक है, ये इसकी गहराई है, ये और ये दोनों सेम है, ये इसकी गहराई है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई, इसके बीच में से पानी बह रहा है। तो ए रिवर इज 3 मीटर डीप, तो ये 3 मीटर है, ये ये भी 3 मीटर है, और कितनी वाइड बताइए, 36 मीटर वाइड, और ये 36 मीटर वाइड है, ये बहुत ज्यादा चौड़ी है, गहरी 3 ही मीटर है, चौड़ी बहुत ज्यादा है 36 मीटर। ओके, फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, किस रेट के साथ फ्लो कर रही है, 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में। इसको ऐसे देखो कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूर चला जाता है पानी, यानी कि अगर यहां पर पानी का कोई पार्टिकल है, यहां पर पानी का कोई पार्टिकल है, तो 1 घंटे बाद वो यहां से 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा, 5 किलोमीटर दूर। या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं, देखो, मान लो इसके बाद ये सीधी समुद्र में गिर रही है, यहां से ये सीधी नीचे समुद्र है, ऐसे तसला है बड़ा सा, ये है समुद्र, इसके बाद ये समुद्र में गिर रही है, तो यहां पर एक पानी का पार्टिकल है, वो भी गिर गया समुद्र में, यहां पर जो होगा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अगर इसके 5 किलोमीटर पीछे भी कोई पानी का पार्टिकल होगा, वो भी यहां पर आ चुका होगा, वो भी गिर जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर लंबी नदी खाली हो जाती है, क्योंकि यहां पर अगर कोई पानी है तो वो पानी यहां आ जाएगा और गिर जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक की जो लंबाई है ना नदी की, वो सारा पानी समंदर में। तो 1 घंटे में कितना पानी आ जाता है समंदर के अंदर, 1 घंटे में कितना पानी आ जाता है समंदर के अंदर, बताओ। अगर ये लंबाई 5 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में इतना पानी आ जाता है समंदर के अंदर, कितना पानी, कि 36 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा और 5 मीटर लंबी, इस नदी में जितना भी पानी आएगा उतना पानी 1 घंटे में समंदर में गिर जाता है, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना पानी गिर जाता है, ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लेंगे, बाकी सब मीटर में है, तो 3 × 36 × 5,000, इतने मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में समंदर में गिर जाता है। वो बोल रहे हैं 1 मिनट में कितना गिरेगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, खत्म बात। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, 5 से कट जाएगा, 3×3 = 9, 9,000 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट के अंदर समंदर में गिर रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ूं, ऐसा एक और क्वेश्चन दे दूं, ये लो, HW है, दिमाग लगा लो, इसका उत्तर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, कर लो उससे पहले। आगे बढ़ रहे हैं भाई, बताओ। अब मजा आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर, 3-4 क्वेश्चन है जिनमें गजब मजा आ जाएगा। मैं एक बार पानी पी लूँ, एक बार आप ट्राई करो इसे, बिना पॉज किए ट्राई करो, मैं रेस्ट भी ले लूंगा 1 मिनट का, मुझे पता है आपको टाइम लगेगा। देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखना भाई प्लीज, मतलब पहले खुद ट्राई करना, दिमाग लगाना पहले। पानी भी नहीं है यार, लाना भूल गया मैं वैसे ही रेस्ट ले लेता हूँ 1 मिनट का, बिना पॉज किए करो।
हाँ जी, इतने टाइम में अभी नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन, मुझे पता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको क्या बताया है, टाइम की टेंशन नहीं लेनी। अभी वीडियो को पॉज करो और इसको खुद अच्छे से ट्राई करो। है? अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले ट्राई करते हो तो वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। एक सेकंड रिवीजन हो जाता है आपका, नहीं रिवीजन तो फर्स्ट ही होगा, सेकंड बार हो जाता है आपका। ठीक है, तो हमेशा ट्राई किया करो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है जी, चलिए जी देखते हैं। पहले मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ कि सिस्टम क्या है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर, एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर है। ठीक है, जिसके अंदर पानी आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ऐसे है, इसके अंदर पानी आ रहा है। इसके अंदर पानी किस चीज़ के थ्रू आ रहा है? हुज क्रॉस सेक्शन इज, एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन, पाइप का क्रॉस सेक्शन हमेशा होता है। मान लो ये एक पाइप है, इसका मुंह कैसा दिख रहा है? इस पाइप का क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर। तो अपने पास जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन है ऐसे, रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड करता है इस पर। तो इसका क्रॉस सेक्शन है 5:3, यानी कि ये वाला मुंह। ठीक है, वही पाइप ऐसी भी हो सकती है जिसका मुंह जो है ऐसे ट्रेंगुलर हो, ऐसे ऐसे ट्रेंगुलर टाइप की पाइप हो। ठीक है, ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो इसके अंदर पानी आ रहा है एक पाइप के थ्रू, तो वो पाइप है 5/3 की। तो ऐसे है, ऐसे मान लो आप, ऐसे इस पाइप के थ्रू इसके अंदर पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी इसके अंदर गिर जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ये 3D में है। ओके, एट द रेट ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड की रेट से पानी आ रहा है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने नदी वाला किया, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए पहले करवाया था। जैसे पानी की जो स्पीड है वो क्या थी? वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको क्या बताया, इस स्पीड को हमेशा ऐसा देखा करो, इतने टाइम में इतनी दूर तक खाली हो जाती है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक की लंबी नदी समुद्र में खाली हो जाती है। ऐसे ही हम इसको देखेंगे, ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 1 घंटे में 3600 मीटर लंबी नदी में जितना भी पानी है उस लंबाई तक सारा खाली। ऐसे ही यहां पर देखेंगे, 1 सेकंड के अंदर 16 मीटर दूर तक इस पाइप के अंदर जितना भी पानी है, अगर मैंने इस लंबाई को 16 मीटर मान लिया, तो 1 सेकंड के अंदर यहां से लेकर यहां तक इस पाइप में जितना भी पानी है सारा इसमें। 1 सेकंड में कितना पानी गिर रहा है? बताओ, 1 सेकंड में कितना पानी गिर रहा है? 1 सेकंड में पानी गिर रहा है जो इस क्यूबॉइड के अंदर आ जाएगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 5 और 3, और ये वाली साइड है 16। यानी कि 1 सेकंड में कितना पानी गिर रहा है? 5 × 3 × 16। 1 सेकंड में इतना पानी इसके अंदर गिर जाता है। सिंपल, सिर्फ ये समझना है, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड दी हाइट टू विच वाटर विल राइज इन द रिजर्वोयर इन 25 मिनट, कि 25 मिनट में पानी कितनी हाइट तक आ जाएगा। तो फिर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई 25 मिनट तक पानी इस हाइट तक आ जाता है। सपोज 25 मिनट में पानी इतने ऊंचे तक आ जाएगा, मान लो। ठीक, ये हाइट है, एच हाइट तक 25 मिनट में। तो यहां पर जो पानी गिरा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना डायग्राम, मेरे को फिर शांति नहीं पड़ती। यहां पर ये जो पानी की लेयर है जो 25 मिनट में गिर गया है, और यहां से जो पानी निकला है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम है क्या? पाइप से जो पानी निकला है वही तो है यहाँ पर। अच्छा, पाइप से जो पानी, यानी कि ये जो क्यूबॉइड की लेयर है इसका वॉल्यूम और पाइप से जो पानी निकला है उसका वॉल्यूम सेम है, तो बस उनको मैं इक्वेट कर रहा हूँ। तो 25 मिनट में कितना पानी निकला भाई इससे? देखो जरा, या फिर पहले इसका लिख लेता हूँ मैं, इसकी हाइट निकालनी है ना। तो इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है 15, ये चौड़ाई कितनी है? 12। तो 15 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 15 × 12 × h, ये है इस लेयर का वॉल्यूम। वो बराबर होगा जितना पाइप से पानी निकला है। तो पाइप से कितना पानी निकला है?
5 इंटू 3 इंटू 16, तो 5 इंटू 3 इंटू 16, ये 5 इंटू 3, ये 5 है, ये 3 है और ये 16। इतना पानी 1 सेकंड में गिर रहा है। ये बोल रहे हैं 25 मिनट तक पानी गिरा, तो अगर ये 1 सेकंड में गिरा तो 1 मिनट में कितने सेकंड है? 1 मिनट में 60 सेकंड है। 1 मिनट में इतना पानी गिरा होगा और 25 मिनट में इतना पानी गिरा होगा, तो टोटल इतना पानी गिरा है 25 मिनट में, जो कि इसके बराबर है, क्योंकि जो पानी गिरा है वो यही तो है। ये लिखेंगे हम एग्जाम में। 3-4 क्वेश्चन आप मेरे साथ करोगे, फिर आप रिवीजन करोगे, तो हम ये लिखेंगे एग्जाम में। ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते ताबड़तोड़ लिख देंगे भाई, 10-15 सेकंड सोचेंगे, वैल्यूज देखेंगे, वो टाइम सबका लगता है, ठीक है, बट हम लिखेंगे। ये दिमाग तो ऑफकोर्स चलाएंगे, ये नहीं है कि हम दिमाग ही नहीं चलाएंगे, वो तो चलाएंगे यार, दिमाग चला के ही लिखना पड़ेगा। देखो अब काट देते हैं भाई, 5×3=15। पहले तो मैं ये देख लूँ कि ये 16 जो है ये मीटर में है, और कुछ है मीटर में, 15 मीटर में है, 12 मीटर में है, ठीक है, 5 और 3 सेंटीमीटर में है, तो थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा भाई ऐसे तो, द वर्क विल बी खराब, ठीक है। सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, चलो फिर से लिख लेते हैं सारा। तो ये h हो गया, मैं खुद तो वहीं पर ऐसे 0-0 लगा देता, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मैं सब कुछ सेंटीमीटर में लिख लूँगा और कुछ नहीं करना। 5 इंटू 3 इंटू, तो ये 1600 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेकंड में इतना पानी आ रहा है, तो 1 मिनट में इतना पानी आएगा, 60 सेकंड होते हैं, और 25 मिनट में इतना पानी आएगा। सिर्फ मैंने यूनिट बदली है, अंडरस्टैंडिंग तो वही रहेगी। कैसे? 5×3=15, ठीक है, 2 0 से 2 0 हो गई, ओके जी। तो 60 दूनी 120, 20 आ गया यहाँ पर, तो 5×5=25, 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो h इज इक्वल टू 5 चौके 20, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, बिकॉज मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में कर दिया था, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर, ऑप्शन है। अब मैं और क्वेश्चन ऐसा ही दूं कि अपने पास एक पाइप है, तो इस स्पीड को ऐसे ही मानोगे कि 1 सेकंड में 16 मीटर लंबाई तक पाइप का जो पानी है उतना पानी खाली हो जाता है, बस यही तो है। अब वो इसको किलोमीटर/आवर में दे दे, मीटर/सेकंड में, कैसे भी दे दे, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ लिया हमने तो अच्छे से। आगे बढ़ूं, करोगे? आपने रुक के प्यार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, नो जल्दबाजी, प्यार से पॉज करके बिना टाइम की टेंशन लिए करो। उम्मीद है कि आपने किया होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक 200 मीटर इंटू 150 मीटर, ठीक है, एक टैंक है भैया, ऐसे 200 मीटर बाई 150 मीटर का, अपने दिमाग में है, अच्छा ठीक है भाई, वैसे 200-150 ही मत सोचो। वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक, पहले सिचुएशन समझते हैं। थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप, अच्छा एक रेक्टेंगुलर पाइप से पानी गिर रहा है, रेक्टेंगुलर पाइप का भी उसने बता 150 मीटर है क्या ये? अच्छा यही तो, ये 1.25 मीटर है भाई, मतलब 150 मीटर चौड़ी पाइप किसके घर में लगी है? 1.25 मीटर है, ओके। एट, पानी जो है 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गिर रहा है। इन व्हाट टाइम विल द वाटर राइज बाय 2 मीटर, कितने टाइम में पानी जो है 2 मीटर तक चढ़ जाएगा। अब कई बच्चों को ये लगे सर अब की बार तो टाइम पूछ लिया, क्यों टेंशन ले रहे हो? कुल मिलाकर हमें इतना पता है कि इस पाइप से जो पानी गिरा है वो यहीं पर गिरा है, तो इस पानी का वॉल्यूम और इस पाइप से जो पानी निकला है उसका वॉल्यूम सेम है, बस हम वो इक्वेट करेंगे, ठीक है, ओके जी। तो कुल मिलाकर कितना पानी गिर गया है, कुल मिलाकर कितना पानी गिर गया है? तो उस टैंक के अंदर पानी गिरा है, इस टैंक के अंदर 150 मीटर लंबा है, 120 मीटर चौड़ा है, और 2 मीटर तक पानी आ गया है, 2 मीटर ऊंचाई तक पानी चढ़ गया है। तो कुल मिलाकर, अब मैं मीटर में लिख रहा हूं, कुल मिलाकर इतने मीटर पानी गिरा है, जिसमें 200 मीटर लंबा 150 मीटर चौड़ा टैंक, 2 मीटर की हाइट तक उसके अंदर पानी फिर गया, पानी चढ़ गया, इतना पानी गिरा है, ये है वॉल्यूम। तो पाइप से कितना पानी निकला है वो देखते हैं। टाइम पूछा, टाइम को मान लेंगे, m मिनट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पाइप से, पाइप की लंबाई और चौड़ाई ये है, और 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर लंबी पाइप खाली हो जाती है, 20 किलोमीटर लंबी पाइप 1 घंटे में।
तो 1 घंटे में कितना पानी गिरता है? तो 1 घंटे में पानी गिरता है मेरे भाई, 1 घंटे में, ये पाइप है अपनी, 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर लंबी है क्या, 20 किलोमीटर लंबी, और 1.5 मीटर ये एक डायमेंशन है, ये 1.25 मीटर है। तो 1 घंटे के अंदर इतनी पाइप खाली हो जाती है, जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, मैं मीटर्स में बदलूंगा, 20,000 मीटर, और 3/2, ये 3/2 है, इसको मैंने लिखा 5/4। 1 घंटे में इतना पानी गिरता है, तो 1 मिनट में कितना गिरता हो, मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में इतना पानी गिरता है, 1 मिनट में इतना पानी। तो मैंने मान लिया कि x मिनट के अंदर भरा होगा वो, तो x मिनट में इतना पानी गिरता है टोटल, और इतना पानी गिरा है, इसको मैंने इक्वेट कर दिया, खत्म बात। अगर वो ये पूछता कि कितने घंटों में भरेगा, तो 1 घंटे में इतना पानी गिरा, तो मैं गुणा में लिख देता x, कि मान लो x घंटों में भर रहा है, 1 घंटे में इतना पानी गिरा, x घंटे में इतना पानी गिरेगा, इसके साथ इक्वेट कर देता। तो हम एक्चुअली क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है? अगर मेरा अभी जो बता रहा हूँ समझ में ना भी आए तो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। करें फिर अभी, चलो जी। तो 200 से मैंने 200 काट दिया, एक और जीरो से एक और जीरो काट दी, एक और जीरो से एक और जीरो, ठीक। 5 दिए 15 से 15 काट दिया, तो 6 दूनी 12, तो क्या 48 दूनी 96, x इज इक्वल टू 96। तो 96 मिनट लगेंगे भैया, कितना टाइम लगेगा, 96। मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि x मिनट लगता है, तो मैंने निकाला x मिनट में कितना पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है पाइप से, और जो पानी निकला है वो उसने बता रखा है कि भैया इतना टैंक भर गया, उससे इक्वेट कर दिया, खत्म बात। अब कल को वो स्पीड पूछ ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, स्पीड पूछूंगा मैं, स्पीड पूछे बिना आपको जाने दूंगा? दिमाग लगाओ कैसे करोगे। डिट्टो सेम अंडरस्टैंडिंग लगेगी। ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशन 225 मीटर बाई 160 मीटर, 225 मीटर बाई 160 मीटर एक टैंक है, जो भी है, चलो भाई, एक टैंक के अंदर किस स्पीड से, अब यहाँ पर स्पीड पूछ ली तो कई बार बच्चे ये हो जाते हैं, अरे यार ये कैसे निकलेगा, वही सेम घिसा पिटा यही काम करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है बस, ठीक, देख लो। What speed must water flow into it through a rectangular pipe with dimension this and this so that the water level may be 20 सेंटीमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। एक पाइप है, उससे पानी बह रहा है, कितनी स्पीड से पानी बहे ताकि इतना पानी इकट्ठा हो जाए, कितना पानी इकट्ठा हो जाए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और सो दैट द वाटर लेवल में भी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इतना पानी होना चाहिए। अच्छा जी, तो ठीक है, टोटल इतना पानी इकट्ठा होना चाहिए, 225 गुणा में 160 गुणा में, मीटर में लिख लूँ इनको 20, या फिर सेंटीमीटर में ही लिख लूँ, यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही लिख लेता हूँ, 100 इसके लिए गुणा कर दिया और 100 इसके लिए गुणा कर दिया, ठीक है भाई, सब कुछ मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया। इतना पानी निकालना है हमने पाइप से, ठीक है। तो अब मैं ये मान लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, कि उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। मैं ये मान लेता हूँ कि मैं मन ही मन में मानूंगा, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर वो x किलोमीटर लंबी पाइप खाली हो जाती है। कि 1 घंटे के अंदर स्पीड क्या है, स्पीड यही तो है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर लंबी खाली हो जाती है, 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कितनी, तो मैंने ये मान लिया 1 घंटे में x किलोमीटर लंबी पाइप खाली हो जाती है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 1 घंटे में पानी भरेगा 60 × 40 × में x, 1 घंटे में इतना पानी भरता है, तो 5 घंटे में कितना पानी भरेगा, गुणा में 5, 5 घंटे में इतना पानी भरेगा, और इतना पानी भरा है, तो बस इक्वेट कर दिया, जो भी x की वैल्यू आएगी खत्म, उत्तर। सर अगर उत्तर मीटर पर सेकंड में होता तो फिर आप इस x को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो, या फिर मान लेते कि 1 सेकंड में x मीटर पानी भरता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? करूँ अब मैं, x की वैल्यू निकालनी है भाई,
2 जीरो, ये 2 जीरो के, ठीक है। 6 चौके 24, 24 पंजे 120, कहीं पर 120 दिख रहा है, ऐसे ही काटना पड़ेगा। 5 से चला गया 25 पर, 5 से चला गया कितने पर, 5 चौके 20, 45 पर, ठीक है। 4 पंजे 20 और 6 से ये कट नहीं रहा है, क्या कटेगा, एक 3 से मैंने इसको काट दिया है तो बच गया 2, और एक 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 8, ठीक है। तो 8 पंजे 40, अच्छा तो ये वैल्यू आएगी किसके अंदर, सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी भाई, सब कुछ सेंटीमीटर में है। स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में। 1 घंटे में x किलोमीटर चली जाती है, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में नहीं बदला, मैंने सिर्फ x किलोमीटर रहने दिया भाई। तो इसको गुणा में 1000 भी कर दूँ ना, मैं गुणा में 1000 करूँगा तो ये मीटर में आ जाएगा, और फिर गुणा में मैं 100 करूँगा, वही मैं सोचूँ इतना बड़ा, समझ रहे हो। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी। 1 घंटे में इतनी दूर तक का पानी आ जाता है, ये मैंने x किलोमीटर मान लिया, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो मैं इससे सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। ओके, अब आएगा जी रियल उत्तर। चलो, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, एक और 0 से एक और 0 काट दी, तो 8 पंजे 40 होता है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दिए 15, 3 और 2 बचे, 3 दूनी 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत के तुरंत अभी कर लो सारे, ये नदी से लेकर ये 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 अभी कर लो सारे। और एक और क्वेश्चन आपको दे दिया है मैंने, ये उसी टाइप का है क्या, हाँ ये फिर मैंने HW में नहीं दिया, चलो ये मैं करवाऊंगा आपको, चलो HW में नहीं है, मैं करवाऊंगा, बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन, इससे आगे कैसा क्वेश्चन अलग तरह का है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बोलो। वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक, एक टैंक के अंदर पानी आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर पाइप के थ्रू आ रहा है, टैंक कितना लंबा है, पाइप कितनी चौड़ी है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है किस रेट पर आ रहा है, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिचुएशन से सिर्फ समझ रहे हैं कितने टाइम में पानी इतना हो जाएगा। ओके जी, टाइम पूछ रहे हैं तो मैं टाइम को मान लूंगा, तो मैं टाइम को मान लेता हूं भाई m मिनट या x मिनट, ठीक है। तो देखो कितना पानी आ गया, टैंक कितना भर गया, मैं हर एक चीज लिख लूँ, किस में लिख लूँ, मीटर में लिख लूँ, हर एक चीज मीटर में है, मीटर में लिख लेता हूँ। 180 मीटर इंटू में 140 मीटर, ये टैंक की लंबाई और चौड़ाई है, और गुणा में 4 मीटर हाइट, इतना पानी निकला है टोटल। ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो अब देखो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूर तक की खाली हो जाती है वो, 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूर तक की पाइप खाली हो जाती है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकलता है, 15, सब कुछ मीटर में लिख रहे हैं, 15,000 मीटर 1 घंटे के अंदर 15,000 मीटर इतनी दूर तक की पाइप खाली हो जाती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 1.2 एंड 0.75, तो 1.2 को मैंने लिखा 6/5 और गुणा में मैंने लिखा 3/4 0.75 को, ठीक है। 1 घंटे में इतना पानी, तो मैंने मान लिया कि x घंटे लगे, चलो घंटों में ही उत्तर निकाल लेते हैं, x घंटे लगे, 1 घंटे में इतना पानी निकलता है, तो मैंने मान लिया कि x घंटों में वो जो भी काम होना है वो हो जाएगा, इनटू में x इतना पानी निकल आएगा x घंटे। ओके जी, अब काटा पीटी कर दें, 5 दिए 15, 6 और 3 18, नहीं कटेगा, दिक्कत नहीं है, 4 से काट देंगे इस पर, 6 दिए 18, ठीक है। 3 से 5 5 25, 5 दूनी 10, कट क्यों नहीं रहे, x इज इक्वल टू 5 दिए 15, अच्छा ऐसे अब कटेगा नहीं, एक और 5 से काट दूँ, ठीक है जी। 4 दूनी 8, 8 8 64, 6, 8 दूनी 16 और 6 22 बटे में 3, तो 3 7 21, सीरियसली, अच्छा एक 10 भी है यहाँ पे, एक 10 भी है भाई, एक 10 भी है अपने पास, ये 0 भी है, मतलब वही मैं सोचूं यार,
गड़बड़ कर रखी है मैंने ये यहाँ पर 4 और 8 अगर मैं काटूंगा इसको 2 से 15 पर 1 1 2 15 7 105 बटे में 7/15। ठीक है, तो 7 घंटे और 7/15 को आप 60 से गुणा करोगे तो मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 7 चौके 28, 7 घंटे 28 मिनट, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी इस क्लास के बाद अगर इन क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम हुई है तो एक बार खुद थोड़ा सा टाइम बिताएंगे इनके साथ और इन सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार फिर करेंगे, परमानेंटली सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।